की पटना पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही आई सामने। पोस्टमार्टम करने के लिए गए 2500 रुपए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उर्वरक घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली से आरजेडी सांसद एडी सिंह गिरफ्तार। उर्वरक घोटाला मामले में किए गए गिरफ्तार। दुमका से रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। भतीजे ने अपनी ही बुआ के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर को तारे सीधा उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है जिससे छात्रों को राहत मिली है। यूपी में अब 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब रद्द हो गई है। कोरोना संकट के बीच 26 लाख स्टूडेंट्स को राहत मिली है। तो कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर मिश्रा, सीबीएसई के बाद अलग अलग राज्य जिस तरह से अपने बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल कर रहे थे, उसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश ने भी कैंसिल कर दी है परीक्षाएं। बिल्कुल ऊपर, क्योंकि मंगलवार को जब पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, पीएम नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया कि सभी राज्यों की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जाए। तो पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद सभी राज्यों पर यह दबाव बढ़ गया और दबाव बढ़ने के बाद जब सभी राज्य आपस में मीटिंग की, आज के दिन आधे घंटे की मीटिंग चली सीएम नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम के साथ और अन्य मंत्रियों के साथ। तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया और 55 लाख ऐसे छात्र हैं नुपुर, चाहे हम बात 10वीं की करें या 12वीं की करें, जिन्हें प्रमोट अप किया जाएगा। और 26 लाख छात्र केवल 12वीं के हैं जिन्हें प्रमोट किया जाएगा। आंतरिक जो नंबर है उन्हीं के आधार पर उनकी नंबरिंग अब की जाएगी। आज के दिन तमाम मंत्री भी मौजूद थे बैठक में, उसके बाद ये फैसला लिया गया। सागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तल्कियां खत्म होती नजर नहीं आ रही है। झारखंड में सरकार लगातार रूप से वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की मदद मांग रही है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए आवंटित किए गए 35,000 करोड़ के बजट को वैक्सीन खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने की मांग की है। के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी देश में एक राष्ट्रीय वैक्सीनेशन की नीति भी बननी चाहिए और साथ ही साथ जिस बजट में आपने 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए एलोकेट किए थे, वो बजट का पैसा आम जनों को फ्री वैक्सीनेशन के रूप में तब्दील होना चाहिए। और मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करूँगा कि आज आप ही ने कहा था कि एक देश एक विधान एक संविधान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान की बात आपने कही, एक संविधान की बात कही। तो मैं ज़रूर आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो है 3 टैरिफ में बांटकर केंद्र के लिए 150 रुपया, राज्य के लिए 300 और 400 रुपया, ये कहीं भी न्याय उचित। सीएम नीतीश कुमार द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने के फैसले का पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी स्वागत किया है। मांझी ने सीएम के फैसले पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की इसे सराहनीय पहल बताया है। बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रस्तावित अलग विश्वविद्यालय के गठन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के दाखिलों में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का निर्देश दिया है। सीएम के फैसले के बाद जदयू पार्टी में खुशी की लहर है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने ट्वीट करते हुए बयान जारी किया है,
जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश के फैसले की सराहना की है। उन्होंने इस फैसले से छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किए जाने की भी बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में सामाजिक बदलाव की पटकथा लिखी। 50% आबादी महिलाओं का उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया। सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। शिक्षा को उड़ान दिया। अब बदलते दौर में राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में जो विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, जो एक लंबे कालखंड के बाद बिहार में खुला, वहाँ बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए, समाज के सारे तबके की बेटियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। बदलते दौर में बेटियां तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई उड़ान भरेगी। ये बिहार का बदलता स्वरूप। कोरोना महामारी के दूसरे चरण को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 10वीं परीक्षा रद्द करने के बाद अब सीबीएसई की 12वीं परीक्षा भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। साथ ही 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का रिजल्ट उनके पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के आधार पर देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जमुई के निजी विद्यालय संचालक एवं इंडिपेंडेंट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महासचिव डॉक्टर मनोज सिन्हा ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। वीआईपी न्यूज संवाददाता प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। कोरोना महामारी की फेज 2 आ चुकी है और केंद्र सरकार के द्वारा 10वीं की परीक्षा पहले ही बोर्ड की रद्द की गई थी और अब 12वीं की परीक्षा भी सीबीएसई की रद्द करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीबीएसई से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के संचालक और स्कूल एसोसिएशन के जमुई जिला अध्यक्ष हैं मनोज सिन्हा सर। सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आज जो 10वीं की परीक्षा जो बोर्ड पहले रद्द की गई थी, अब 12वीं की भी रद्द कर दी गई है केंद्र सरकार। इस निर्णय को आप लोग कैसे लेते हैं? सरकार के इस निर्णय जो दिया गया है वो बहुत ही कठिन निर्णय है कि सरकार जो सीबीएसई बोर्ड कहा गया है कि इसमें 30% ही बच्चों को आप संतोषजनक रिजल्ट दे सकते हैं, बाकी रिजल्ट आप पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के अनुसार दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो हैं जो भी विद्यालय वाले हैं उन लोग के साथ परेशानी हो रही है कि गार्जियन से दबाव प्रेशर हो रहा है कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं कि रिजल्ट जो है 30% ही संतोष दे सकते हैं, बाकी रिजल्ट नीचे दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं इस सरकार से भी और सीबीएसई बोर्ड से भी, शिक्षा मंत्री से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस परिस्थिति में अभी मेरे पास समय है, कम से कम 85% तक बच्चों को प्रमोट करने का हम लोग को अवसर दिया जाए ताकि बच्चे का उज्जवल भविष्य बन सके। अगर हम लोग 40% 50% रिजल्ट देते हैं तो बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं होगा और वो संतुष्ट भी नहीं होंगे हम लोग के रिजल्ट से, और इसमें गार्जियन भी परेशानी में पड़ सकते हैं, बच्चे भी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा नीचे स्तर हो जाने के बाद आगे वो बेहतर नहीं कर सकते हैं, वो आईआईटी में नहीं बैठ सकते हैं, वो मेडिकल में नहीं बैठ सकते हैं। इस प्रकार यह निर्णय, आखिर इस तरह का निर्णय सरकार ने क्राइटेरिया फुलफिल करने में क्यों किए? इस तरह का नियम है चूँकि उन लोग का अपना डिसीजन हुआ सीबीएसई बोर्ड का कि जो है ऐसा बात नहीं है कि पिछले 2 साल में जो बच्चे अच्छे नहीं कर रहे थे तो इस साल भी अच्छे नहीं करेंगे, ऐसी तो बात है ही नहीं। बच्चे मेहनत किए हैं, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं और पिछले अक्टूबर से खोलने का जो मौका दिया गया था उसमें 10-12 के बच्चे काफ़ी मेहनत किए हैं और अच्छे रिजल्ट उन लोग को लाने का अवसर था, उन लोग ला सकते थे, लेकिन सरकार के निर्णय से हम लोग असंतुष्ट हैं। तो ये सीधे तौर पर जो निजी विद्यालय के संचालक हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की जो अभी नीति आई है शिक्षा को लेकर, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर, उससे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। वीआईपी न्यूज़ के लिए सहयोगी विजय कुमार के साथ प्रशांत।
पूरे बिहार के गरीबों की अंतिम उम्मीद कहे जाने वाले पीएमसीएच की व्यवस्था में छेद ही छेद है। खून की दलाली के बाद अब पोस्टमार्टम के लिए पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजन से पोस्टमार्टम के लिए पैसे लेने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कर्मचारी स्पष्ट रूप से घूस लेता दिखाई दे रहा है। ये मामला सोनपुर दीघा जेपी सेतु के पाया नंबर 3 के पास भरपूरा के दूध कारोबारी राम पुकार राय की सड़क दुर्घटना में मौत का है। उनके शव का पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस में तैनात कर्मचारी ने 2500 रुपये की डिमांड की थी। जब परिजनों ने खुद को गरीब बताते हुए पैसा नहीं होने की बात की तो कर्मचारी ने कहा खुद अंदर आकर सफाई करे। इसके बाद सौदा 2500 रुपये पर तय हुआ। कर्मचारी को पैसे देने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो पाई। वीडियो में कर्मचारी ये पैसा कागज पत्तर और साफ सफाई के नाम पर लेने की बात कहता दिखाई दे रहा है। अच्छा भैया पोस्टमार्टम में पैसा तो नहीं लगता ना लगेगा अपना कर सका कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इंजीनियर मान लेगा तो कर रहा सब कागज पत्तर भी बना दे लगे गरीब आदमी में खुशी की बात है कोई दिक्कत नहीं था। कितना कितना दे सकते हो ना पूरा। अच्छा भैया पोस्टमार्टम में पैसा तो नहीं लगता ना लगेगा अपना कर सका कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इंजीनियर मान लेगा तो कर रहे हैं जैसे कि कर्मचारी का तो ड्यूटी होगा ना साफ सफाई जो ड्यूटी जो था ना भैया पोस्टमार्टम के कंप्लीट हो गया। उसके बाद पब्लिक करता है कफन उफन परिवार रहता है बांस उस तक रंग जाता परिवार। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, पीएमसीएच अस्पताल पटना का एक बहुत ही बड़ा अस्पताल है और वहां से ऐसी खबर सामने आना कि पोस्टमार्टम के नाम पर 2500 की रिश्वत ली गई है। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है आखिरकार कब का है और ये पूरा मामला है क्या, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल नुपुर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये राजधानी पटना को और सूबे के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था को शर्मसार करने वाली ये घटना है जिसमें कि एक वीडियो वायरल हुआ है। और वायरल वीडियो में यह तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से पोस्टमार्टम करने और पोस्टमार्टम के दौरान वहां साफ सफाई करने के नाम पर परिजनों से मोटी उगाही की जा रही है, वो भी अस्पताल कर्मियों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और अगर बात करें हम तो सरकार और उनके व्यवस्थाओं की, तो तमाम जितने तरह के भी वादे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं धरे के धरे नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की सीमा जो है वो कहीं ना कहीं पार होती नजर आ रही है इस कोरोना काल में। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में कर्मचारी पैसा कागज पत्तर और साफ सफाई के नाम पर लेने की बात कहता दिखाई दे रहा है। तो कोरोना काल में कुछ लोग अफसर तलाश रहे हैं। पीएमसीएच प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर पोस्टमार्टम के नाम पर 2500 की रिश्वत ली गई है। एक बार फिर से अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वीडियो में साफ तौर पर एक कर्मचारी पैसा लेते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस वीडियो के संज्ञान में आने के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है या कुछ बयान सामने आया है? बिल्कुल नुपुर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका वीडियो जो वायरल हुआ है तो ये संज्ञान में अब आएगा। और उसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन द्वारा तमाम तरह की जो वादे किए जाते हैं और तमाम तरह के जो दावे किया जाता है उसकी खलाई कहीं ना कहीं इस वायरल वीडियो में खुलती हुई नजर आ रही है। वही पटना सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहे जाने वाला पीएमसीएच का ये वायरल वीडियो हुआ है जिसमें पोस्टमार्टम विभाग के ही कर्मियों द्वारा ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने की तस्वीरें हैं, जिसमें कि एक उनके परिजन से पोस्टमार्टम के नाम पर और साफ सफाई करने के नाम पर मोटी उगाही करते हुए नजर आ रहे हैं। जी नुपुर, मृतक के परिजनों से आपने क्या बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है, क्या मांग है उनकी? जी इस बाबत में अभी परिजन तो सामने नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरा जो मामला है वो नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये वायरल वीडियो की जांच की आवश्यकता है और वायरल वीडियो की सत्यता अगर होती है तो उन कर्मियों पे कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, पीएमसीएच प्रबंधन द्वारा भी तमाम दावे किए जाते हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये वायरल वीडियो इस पूरे सच्चाई को ही बयां करता हुआ नजर आ रहा है। जी नुपुर। बिल्कुल अनिल, ये देखने वाली बात होगी कि अब अस्पताल प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी रांची में जमीन को लेकर विवाद और दखल करने का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये ताजा मामला शहर के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के
हेहल अंचल का है, जहां फर्जी कागजात बनाकर 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन बेच दी गई। दरअसल रांची की सबसे पौष इलाके अरगोड़ा इलाके में 10 एकड़ 88 डिसमिल गोल्डन जमीन है, जिस पर वहां के रैयत सालों से खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जमीन के दलाल और माफिया जमीन के वॉल्यूम रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से 7 एकड़ 16 डिसमिल जमीन बेच दिया। इस पूरे मामले में एक प्रशासनिक पदाधिकारी की मिलीभगत की बात भी सामने आ रही है। ये जो जमीन है ये ग्राम बजरा है, हेहल अंचल के अंतर्गत यह जमीन आती है और इस जमीन को कोई विनोद कुमार सिंह है जो चानो निवासी का है और उसी के द्वारा जो है 1938 का एक तो फर्जी डीड बना करके जो है इस जमीन को जो है 7 एकड़ 16 डिसमिल जो है बिक्री कर दिया गया है। जबकि उस डीड का हम लोग निबंधन कार्यालय में जो है सो छायाप्रति जो है सो सर्टिफाइड निकाले हैं। भागलपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डीडीसी सुनील कुमार और डीआरडीए निदेशक आर.के. पांडे समेत जिले के तीनों अनुमंडल के इंजीनियर और एसडीओ मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण अभियान के फेज 3 के तहत जिले भर में कुल 5 नए सड़कों के निर्माण का फैसला लिया गया है। आज बैठक था ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 2 फेज हो गया है, फेज 3 है उसका DRRP मतलब डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान, उसका जो है फेज 3 बन रहा है। उसमें से आज हम लोग को अनुमोदन करना था, पंचायत समिति से पास होकर के आता जिला परिषद में अनुमोदन करना होता है। तो आज हम लोग हमारे सम्मानित डीडीसी साहब, डायरेक्टर साहब और सभी मतलब कि भागलपुर सदर के, नौगछिया के और आपके कहलगांव मंडल के तीनों अनुमंडल के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे, एसडीओ थे और सभी सम्मानित पार्षद, उपाध्यक्ष महोदय सभी हम लोग जुटे थे। मिशन आरोग्य रक्षक अभियान के तहत मधेपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुरलीगंज इकाई के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीमीटर से लगभग सैकड़ों लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। इसके साथ ही लोगों के बीच संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाते हुए मास्क भी बांटे गए। साथ ही लोगों से संक्रमण के संबंध में आम जनता से सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की गई। मधेपुरा में लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है। बिहार में लगाए गए लॉकडाउन का असर इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण मिली जुली संस्कृति वाले देश नेपाल में खाद्यान्न सामग्री की निर्भरता भारत पर होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छूट के कारण अब नेपाल के लोगों को भी आराम है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बिहार में जो लॉकडाउन लगा है उसका कहीं ना कहीं असर इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण नेपाल में खाद्यान्न सामग्री की निर्भरता भारत पर होने की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब लॉकडाउन के चौथे चरण में थोड़ी बहुत छूट मिली है, उस वजह से नेपाल के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर अररिया जिले में सांसद प्रदीप सिंह की ओर से ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजेशन कराया गया। इस ड्रोन से पूरे जिले को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में अररिया नगर परिषद के बाद फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र को सांसद प्रदीप कुमार सिंह की मौजूदगी में सैनिटाइज किया गया। और पूरा भारत कोरोना महामारी से परेशान है, ठीक है। और हमने एक दिन देखा सोशल मीडिया में कि साउथ में यह तकनीकी से सैनिटाइज किया जा रहा है और WHO भी बोला कि यह हवा में भी, जो एक्सपर्ट का राय है कि हवा में भी ये हो सकता है। तो मुझे लगा कि साउथ में हो रहा है तो अररिया में भी होना चाहिए। तो मैंने संपर्क करके उनसे नंबर उपराया और उसको बुलवाया, और बुलवा के मैं सोचता हूँ कि जो क्राउड एरिया है, जो शहरी क्षेत्र है और कम से कम अस्पतालों में, हटिया बाज़ार में, छोटा छोटा कस्बा में जहाँ भीड़ लगती है,
ऐसे जगह में सैनिटाइज कर देना चाहिए। जामताड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए 3 वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त और सिविल सर्जन की मौजूदगी में वाहनों को कई ब्लॉकों के लिए रवाना किया गया है। पहले फेज में ये वाहन नाला, कुंडहित और जामताड़ा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण करेंगी। चलंत वाहन गांव-गांव जाएगी, है ना। और वहाँ जो लोग नहीं, हम लोग का वैक्सीनेशन साइट में नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ जाएगी, गांव में लोग को जमा करके वहाँ पर टीकाकरण करेगी। जितने लोग रहेंगे उसके बाद फिर दूसरी जगह जाएगी। तो हम लोग का पर्पस है कि जो नहीं आ पा रहे हैं टीकाकरण केंद्र पे, उसको गांव में ही जाकर सुविधा दिया जा सके, तो जिससे हम लोग का वैक्सीनेशन सबको मिल सके कोविड-19 का। तो डोर टू डोर वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना को लेकर प्रशासन लगातार सख्त है। उपायुक्त ने 3 वैक्सीनेशन वैन को रवाना किया है, जो गांव-गांव जाकर लोगों का टीकाकरण करेगी। यानी इससे टीकाकरण में भी कहीं ना कहीं तेजी आएगी। पहले फेज में आपको बता दें कि ये 3 वाहन नाला, कुंडहित और जामताड़ा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण करेगी। बीते 29 मई को एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां युवक के परिजनों द्वारा इस घटना को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया जा रहा है। पूरा मामला जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के कोलझिकी गांव का है, जहां उसी गांव के निवासी तसउवर अंसारी के बेटे ने बीते 29 मई को आत्महत्या कर ली थी और उसका शव फांसी में लटका हुआ मिला था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक ने प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या की है, लेकिन मृतक के पिता का ये कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। इसी आधार पर मृतक के पिता ने थाने में आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि उनके बेटे की हत्या उसकी प्रेमिका के घर वालों ने की है और इसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गांव है जहां पर मंसूर अंसारी करीब 19 वर्ष का आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है और इसके संबंध में मंसूर अंसारी के पिता तसव्वुर अंसारी द्वारा एक लिखित FIR दर्ज करने हेतु नगर थाना में दिया गया है, जिसके आलोक में रफ़ीक अंसारी, सद्दाम अंसारी, नवाब अंसारी और नवाज अंसारी, जो कि अभियुक्त वादी के घर के सामने ही रहते हैं, उन लोगों के विरुद्ध एक शिकायत किया गया है। इसके आधार पर नगर उंटारी थाना में कांड दर्ज किया गया है। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के अमला चातर गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि रिश्ते के मान सम्मान को तार-तार कर एक भतीजे ने अपनी ही बुआ के साथ दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमला चातर गाँव से कल शाम में पीड़िता आई थाना पर अपने पिता के साथ और पिता लिखित आवेदन दिए कि 31/5/2021 को पीड़िता सुबह से ही गायब थी और उसी गांव के जो पीड़िता का रिश्ता में भतीजा लगता है, दिलीप राय नामक लड़का, उसको जो है सो बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर जो है सो पहाड़ी की ओर ले गया था, जहां उसका यौन शोषण किया और बाद में जो है सो आ गया। पीड़िता जो है सो उधर खोजने पर उनको मिला तो लेके आई। इसी पर जो है सो जामा। पटना के अगमकुआ थाने की पहाड़ी पर जमीनी विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई। इस पूरी गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो
तो ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, गोलीबारी का ये वीडियो तेज़ी से इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो पटना के अगमकुआं थाने की पहाड़ी पर ज़मीनी विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो वीडियो है जिसका जो आजकल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। गोलीबारी का ये वीडियो, इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लगातार ऐसी फायरिंग और गोलीबारी के मामले बिहार में सामने आते रहते हैं। ताज़ा मामला पटना के अगमकुआं थाने की पहाड़ी का है, जहां पर ज़मीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।